नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिस बंटवारे के लिए एक बेटे ने अपने पिता की चिता ठंडी होने का भी इंतज़ार नहीं किया। आज अचानक क्यों उस बेटे ने अपने ही भाई को फ़ोन करके वह ज़मीन उसे खुद ही सौंप दी। अचानक ऐसा क्या हुआ आखिर, आइए जानते हैं। जब शाम को अपनी दुकान से लोकेश जी अपने घर पहुंची तो लोकेश जी की पत्नी मधु ने उनका बैग चेक किया। जैसे ही उन्होंने बैग में से टिफ़िन बॉक्स निकाला और खोलकर देखा तो उसमें सुबह का खाना यूं ही पड़ा हुआ था। लोकेश जी की पत्नी बहुत गुस्सा हुई और उनसे बोली, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती और यह रोज़ का आपका ड्रामा हो गया है। अरे, अगर आपको खाना खाना ही नहीं होता तो मैं क्या पागल हूँ जो सुबह सुबह उठकर आपके लिए खाना बनाकर तैयार करती हूँ। कल से आपका खाना वगैरह सब बंद, क्योंकि आपको खाना खाना तो होता नहीं है, बस उसको बैग में रख कर ले जाते हैं और वापस लाकर घर रख देते हैं। गुस्सा करती हुई मधु जी अपने पति लोकेश जी पर चिल्लाए जा रही थीं। इधर लोकेश जी अपनी गलती मानते हुए अपनी पत्नी से कह रहे थे, मधु, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर तुम तो जानती हो ना, दुकान पर ग्राहक कितने ज़्यादा आ जाते हैं कि खाना खाने का समय ही नहीं लगता। मैं कल से पक्का तुमसे वादा करता हूँ कि खाना वापस नहीं लाया करूँगा। अपना सारा खाना वहीं पर खा कर आया करूँगा। दरअसल लोकेश जी एक बहुत ही बड़े कपड़ों के व्यापारी थे। उनके यहाँ यह कपड़ों का काम उनकी कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। लोकेश जी से पहले उनके पिताजी और उनसे पहले उनके दादाजी इस काम को किया करते थे। कपड़ों के काम में अच्छा खासा मार्जिन होता है। जिस कपड़े की कीमत लगभग 200 रुपये की रही होगी, वह आपको कम से कम 100 रुपये मुनाफा तो दे ही जाएगा। अगर सही से काम करने वाला हो तो व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगनी ही तरक्की होती है। और फिर लोकेश जी के यहाँ तो यह काम पुश्तैनी था, तो उन्होंने तो सारे हथकंडे सीख रखे थे। अगर कोई भी उनकी दुकान पर ग्राहक आ जाता तो चाहे उन्हें फ़ायदा हो या नुकसान, वह अपनी दुकान से कभी भी किसी भी ग्राहक को वापस नहीं लौटाते थे। और यही कारण था कि उनकी दुकान पर भीड़ लगी रहा करती थी। यह लोकेश जी की बहुत अच्छी आदत थी, जिसे उन्होंने उनके पिताजी से सीखा था। उनके पिताजी ने उनसे हमेशा यही कहा कि बेटा, मुनाफा चाहे 2 रुपये कम कर लेना, लेकिन कभी भी अपनी दुकान से किसी ग्राहक को खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि ग्राहक देवता के समान होता है। और अगर हमारे घर से देवता खाली हाथ चला जाए तो फिर तो हमारे व्यापार में नुकसान ही होगा ना। और यह बात उस दिन से ही लोकेश जी ने अपने कान में गांठ बांध ली और बस वह अपने पिताजी की इसी बात पर चलते रहे। समय के साथ साथ उनके व्यापार में मुनाफा दुगना होता गया। दुकान पर इतनी भीड़ रहती कि 4-4 नौकर रखने के बावजूद भी लोकेश जी को पूरे दिन में सांस लेने का भी होश नहीं रहता था। हर दिन की तरह दुकान पर आज भी बहुत भीड़ थी, लेकिन अपनी पत्नी की कल वाली डांट को लोकेश जी भूले नहीं थे और इसीलिए उन्होंने पहले अपना टिफ़िन ख़त्म किया और फिर उसके बाद अपनी ग्राहकी संभाली। लोकेश जी के घर में 2 बेटे थे। बड़े का नाम राज और छोटे का नाम विनोद था, क्योंकि बचपन से ही घर में बच्चों को किसी भी तरीके की तंगी नहीं देखनी पड़ी थी। इसीलिए वह लोग किसी भी चीज़ की कीमत को जानते ही नहीं थे। उन्हें तो जो भी चाहिए होता वह अपने घर बोल देते और अगले ही 2 मिनट के बाद उन्हें हर चीज़ आसानी से मिल जाया करती। लोकेश जी ने अपने दोनों बेटों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया, और लेकिन उनके बड़े बेटे का राज का पढ़ने में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। उधर छोटा बेटा विनोद
पढ़ाई में उतना ही तेज तर्रार था। लोकेश जी अपने बेटे राज को बहुत समझाया करते, लेकिन उसके दिमाग में तो बस यह गलतफहमी भरी हुई थी कि मुझे कौन सा किसी के यहाँ जाकर नौकरी करनी है, अपना ही व्यापार है और उसी को संभालना है। उसको तो बस यही सब बातें उसके सर पर चढ़ी रहती थीं। सब कुछ बिल्कुल ऐसे लग रहा था उसको कि मानो रोटी बनी रखी है और बस उसका टुकड़ा तोड़कर मुंह में निवाला लेना है। खैर, बहुत समझाने के बाद भी राज की समझ में एक भी बात नहीं आई और वह पढ़ाई के प्रति ऐसे ही लापरवाही करता रहा। वहीं दूसरी तरफ विनोद पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और वह और ज़्यादा लगन के साथ अपनी पढ़ाई को करता रहा। धीरे धीरे समय की रफ्तार के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए और उधर राज ने जैसे तैसे 12वीं की परीक्षाएं पास की और उसके बाद उसने कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर दिया और अपने पिता लोकेश जी से भी कह दिया कि अब वह आगे और नहीं पढ़ेगा और अगर किसी ने उस पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की तो वह घर छोड़कर भाग जाएगा। पता नहीं वह कैसे बच्चों की संगत में रहने लगा था कि इतना समझाने के बावजूद भी उसकी समझ में एक भी बात नहीं आई। लोकेश जी जितनी भी बातें कहते सब उसके सिर के ऊपर से होकर जाया करती थीं। वही विनोद छोटा तो था लेकिन बहुत ही ज़्यादा समझदार था। लोकेश जी जो भी बात उसे कहा करते, जो भी बात उसे समझाते, वह एक एक बात को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुना करता था। अब लोकेश जी ने अपने छोटे बेटे विनोद का एडमिशन एक बढ़िया से कॉलेज में करवा दिया। वहाँ से विनोद ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और साथ ही वह अपने पिता के साथ दुकान पर जाकर बैठने लगा। लोकेश जी ने अपने बड़े बेटे राज से भी कहा कि वह भी दुकान पर जाकर उनके साथ बैठा करे और थोड़ा बहुत दुकान का काम संभाला करे। अब मैं हमेशा जवान तो नहीं रहूँगा बेटा। और फिर वे कहा करते कि उनके मरने के बाद सब कुछ तो उन दोनों को ही संभालना है ना। तो वे कहते कि बेटा क्यों ना तुम दोनों अभी से दुकान का काम संभालने लगो, ताकि कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ तो सही अभी तुम्हें बताने के लिए। लेकिन राज वह तो एक नंबर का आलसी था। वह रोज़ रोज़ आज कल करके बात को टाल देता। वहीं विनोद अपनी पूरी लगन से दुकान का धीरे धीरे सारा काम सीख गया, जबकि राज ने कोई भी काम सीखा ही नहीं था। किसी ने लोकेश जी को सलाह दी कि क्यों ना आप अपने बड़े बेटे राज की शादी कर दो। घर में बीवी आएगी तो क्या पता जिम्मेदारियों के बोझ के तले आकर यह थोड़ा सा सुधर जाए और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। लोकेश जी के पास भी और कोई चारा नहीं था और उन्होंने अपने बेटे राज की शादी एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे तय कर दी। शादी करने से पहले लोकेश जी ने उससे पूछा था कि उसे कोई लड़की पसंद तो नहीं है ना। तब तो पता नहीं जाने क्यों उसने उनसे मना कर दिया कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। लेकिन सगाई होने के बाद वह बोला कि अब मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी, मैं तो किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। अब तो घर में कलेश का माहौल हो गया। फिर विनोद ने लोकेश जी को समझाया कि पिताजी एक बात बताइए, रहना तो भैया को ही है ना भाभी के साथ। पूरी ज़िंदगी जब इनको ही रहना है एक दूसरे के साथ, तो अच्छा होगा कि जिसके साथ इनको जीवन बिताना है वो इनको जो पसंद है इन्हें उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए ना। मैं मानता हूँ कि उनकी गलती है। जब आपने उनसे पूछा था तब उन्हें आपको बता देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बना बिगड़ा थोड़ी है। सगाई ही तो तय हुई है। शादियाँ तो फेरों तक से टूट जाती हैं। तो फिर क्या आपने नहीं सुना कि कितनी बार बारातें बिना दुल्हन के लौट आईं? हमने तो फिर भी सगाई ही की थी। और विनोद के समझाने के बाद लोकेश जी ने राज की शादी
उसी लड़की से करवा दी जिसके बारे में उसने घर कहा था, जिसको वह पसंद करता था। उस लड़की का नाम रागिनी था। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में नई बहू आई है। लोकेश जी और मधु जी को भी अपनी बहू से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि राजघर का बड़ा लड़का था, तो उस हिसाब से रागिनी की बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। आखिरकार घर की पहली और बड़ी बहू थी। वह घर को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी सारी अब उसी के हाथों में तो थी। शुरू में कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब हिसाब किताब अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही रागिनी ने देखा कि राज घर पर ही पड़ा रहता है और दुकान पर नहीं जाता, और विनोद सुबह से ही अपनी दुकान पर चला जाता है और शाम को पिताजी के साथ ही वापस आता है, तब रागिनी ने राज के कानों में कुछ न कुछ भरना शुरू कर दिया। वह उसके कहने के बाद राज ने अगले दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, कल से मैं भी दुकान पर जाया करूँगा। बस लोकेश जी तो कब से यही चाह रहे थे। अब वह बहुत खुश हुए और बोले कि सही कहा था किसी ने, बहू तुमने इसे बिल्कुल सही समझाया है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे आने के बाद यह इतना बदल जाएगा, वरना हम तो बहुत पहले ही तुम दोनों की शादी करवा देते। हंसते हुए मजाक में लोकेश जी ने कहा। रागिनी भी मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह उठकर मधु जी ने अपने दोनों बेटे और पति के लिए लंच बनाया। रागिनी आज नीचे उतर के नहीं आई। जब मधु जी ने राज से पूछा तो राज ने बताया कि माँ आज उसकी तबीयत खराब है। तब मधु जी ने उससे कहा कि तबीयत खराब है, क्या हुआ बहू को? तूने उसको डॉक्टर को दिखाया या नहीं? तब राज बोला, अभी तो नहीं माँ। तब वे बोली कि बेटा कोई बात नहीं, तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। तब राज ने कहा कि माँ मैंने उसे दवाई दे दी है, आराम कर रही है अभी। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वह नीचे आ जाएगी। इतना कहकर राज लोकेश जी और विनोद के साथ आज दुकान पर चला गया। शाम को जब सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे तो रागिनी ने अपने पति को खाना परोसते हुए कहा, कैसा रहा आज आपका पहला दिन? तब राज ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा। तब तो रागिनी ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वे दोनों अपने कमरे में गए तो रागिनी ने राज से उसके पूरे दिन की दिनचर्या का एक एक पल पूछा। और जब राज ने बताया कि दुकान का सारा हिसाब किताब विनोद करता है, तो रागिनी ने फिर से उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में भरनी शुरू कर दीं। उधर अब विनोद के भी रिश्ते आने लगे थे, क्योंकि राज की शादी को भी लगभग 6 महीने हो चुके थे। लोकेश जी ने भी सोचा कि जब तक लड़की देखेंगे शादी तय करेंगे, अगले 6 महीने भी बीत ही जाएंगे और फिर विनोद की शादी करके वे भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। और फिर लोकेश जी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर विनोद की उससे शादी तय कर दी। विनोद की पत्नी का नाम सौम्या था। जैसे उसका नाम था वैसी ही बिल्कुल वह भी थी, बहुत सुंदर सी, नाजुक सी, एकदम कांच की गुड़िया के जैसी। और उसके गुण भी उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती थी। सौम्या के माता पिता बचपन में ही कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो चुके थे और इसीलिए सौम्या के चाचा ने उसे पाला था। जिस वक्त लोकेश जी ने सौम्या को पहली बार देखा था तो न जाने क्यों उनके मन में एक अजीब सा लगाव सौम्या के प्रति हो गया था। वैसे भी लोकेश जी को अपने घर में हमेशा से एक बेटी की तमन्ना थी। लोकेश जी चाहते थे कि उनकी भी एक बेटी हो, लेकिन भगवान ने उन्हें 2 बेटे दिए थे, इसीलिए वे अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह ही मानते थे। उन्होंने कभी भी अपनी बहुओं को बेटियों से कम नहीं माना। पहली ही नज़र में सौम्या देखते ही सबको पसंद आ गई और विनोद और सौम्या की अगले कुछ ही महीनों में एक बहुत अच्छा सा मुहूर्त देखकर
लोकेश जी और मधु जी ने उन दोनों की शादी करवा दी। अब वे दोनों अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे। शादी के 2 दिन बाद लोकेश जी ने विनोद और राज को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, मेरा जितना काम था मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। अब मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलकर अपनी दुकान को इस तरीके से संभाल लो कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की कुछ भी करने के लिए कोई नौबत ही ना आए। वैसे भी अब मेरी उम्र हो चुकी है, पता नहीं कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। कि तभी विनोद बोला, क्या हो गया है पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और भगवान न करे कि आपको कुछ हो। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जब तक जीऊँ तब तक आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? तब राज से पहले रागिनी बोल पड़ी, बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी आप। हम सब तो बस यही चाहते हैं कि पापा हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहें और हम सब हंसते मुस्कुराते पूरा परिवार एक साथ रहे। अच्छा, तो तुम सब लोगों को बस पापा के साथ ही रहना है, माँ की तो तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। पीछे से मधु देवी जी कहती हुई बाहर बरामदे में सबके पास आईं कि तभी पट से बीच में सौम्या बोल पड़ी, मम्मी जी, आपके बिना तो पापा जी भी पूरे नहीं हैं, फिर हमारा परिवार आपके बिना कैसे पूरा हो सकता है? क्यों पापा, सही कहा ना? और यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग एक साथ ठहाका लगाकर हंसने लगे। अगली सुबह फिर संडे था, तो दोनों बहुओं ने मिलकर बढ़िया नाश्ता बनाया। सब लोगों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। घर में इतनी खुशी का माहौल देखकर लोकेश जी और मधु जी इतने खुश हो रहे थे। सबका सपना होता है कि उनका एक खुशहाल परिवार हो, और 2 बहू बेटे होने के बावजूद उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और इस बात का उनको बहुत ज़्यादा सुकून था कि उनके घर में उनके बेटे और उनकी बहुएं कैसे मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं। लेकिन यह सब केवल लोकेश जी और मधु जी बस समझ ही रहे थे। वास्तव में उनकी बड़ी बहू रागिनी के दिमाग में कुछ अलग ही षड्यंत्र चल रहा था, दिखाने के लिए वह सब लोगों के साथ मिलकर ऐसे रहती जैसे उससे ज़्यादा इस घर में भला इंसान कोई है ही नहीं। लेकिन पीछे से अपने पति राज को दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें सिखाया करती, और धीरे धीरे उसने राज के मन में अपने ही सगे भाई के लिए जहर भरना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है कि राज अपने पिता लोकेश जी से बोला, पिताजी, आप एक बात बताइए, बड़ा विनोद है या बड़ा मैं हूँ? तब लोकेश जी थोड़ा चौंकते हुए बोले, अरे बेटा, बड़ा तो तू ही है, पर ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो फिर पिताजी, आपने बड़ा होते हुए भी मुझसे दिन रात आप नौकरों की तरह काम करवाते हैं, और इसका छोटा होने के बावजूद भी इसको दुकान का मालिक बनाकर रख रखा है। अगर मैं बड़ा हूँ तो इस कायदे से तो दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, पैसा, लेना देना सब कुछ मेरे पास ही होना चाहिए ना। अब से दुकान में मैं तभी आऊँगा जब इस दुकान का सारा हिसाब किताब मैं अपने हाथ में रखूँगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। लोकेश जी और विनोद को राज के इस अचानक बदले व्यवहार से वे बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें अचानक से राज का बदला हुआ स्वरूप समझ नहीं आया। शाम हुई और वे दोनों लोग अपनी दुकान का काम ख़त्म करके घर आए। घर आने के बाद जब सब लोग खाना खा रहे थे, तब वे सब बैठे हुए थे और खाना खाते हुए ही सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तब लोकेश जी अपने बेटे राज से बोले कि राज बेटा, क्या हुआ है? तुम्हें अचानक से, अब से पहले तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, और फिर
मैंने तो तुम दोनों ही भाइयों से कहा था ना कि दुकान का सारा काम सीख लो। जब तुमने ही उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई तो इसमें मेरी क्या गलती है या विनोद की क्या गलती है? लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो सुबह से तुम दुकान का हिसाब किताब संभाल लेना। विनोद को इससे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी का इधर उधर का काम सब विनोद देख लिया करेगा। अब इस बात के लिए राज बड़ी खुशी खुशी राजी हो गया। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अपने काम पर पहुंच गए, लेकिन राज ने पहले कभी कोई काम किया ही नहीं था। ना तो उसे यह पता था कि कपड़ा कहाँ से लेना है, ना उसे यह पता था कि किसी व्यापारी के साथ कैसे व्यवहार करना है, और बस इसका नतीजा यह निकला कि वह कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। अब अगले दिन जब लोकेश जी ने पिछले 2 दिन का हिसाब किताब देखा तो उन्हें समझ आ गया कि राज यह काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर वह अपने मुंह से उसे मना कर दें तो वह फिर से गुस्सा हो जाता। अब लोकेश जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने राज से कुछ नहीं कहा। शाम को दुकान से घर जाकर राज ने अपनी पत्नी रागिनी को सारी बात बताई और कहा कि रागिनी, मुझसे वह काम नहीं संभाला जा रहा है। तब रागिनी ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, कुछ मत करना तुम, देखना एक दिन तुम्हारा भाई तुम्हारी सारी दुकान सारी चीज़ें हड़प लेगा और तुम्हारे हाथ में कटोरा थमा देगा, क्योंकि तुम तो कुछ काम करोगे नहीं। पहले से तो तुमने कुछ सीखा नहीं और फिर मांगते रहना एक एक पैसे के लिए भीख अपने भाई से, और जब कल को बच्चे हों तो भी सबके आगे हाथ ही फैलाते रहना। ऐसे ही बच्चे फैला लिया करेंगे फिर, इसमें क्या कोई बड़ी बात है? अब भी जैसे तैसे करके जब मैंने तुम्हें उस दुकान पर बैठने का आइडिया दिया है तो तुमसे वह काम भी नहीं हो रहा। इतना कहकर रागिनी गुस्से में सो गई। अगले दिन सुबह को राज ने उठकर अपने पिता लोकेश जी से मना कर दिया कि पिताजी, मुझसे यह सब काम नहीं हो रहा है। इतना सुनकर रागिनी मन ही मन में पूरी जल भुन गई। कहने को रागिनी लोकेश जी और मधु जी की बड़ी बहू थी और घर को बांध कर चलने की जिम्मेदारी भी उसकी थी, लेकिन यह जिम्मेदारी उनकी छोटी बहू सौम्या ने अपने कंधों पर ले ली थी। रागिनी और सौम्या व्यवहार में बिल्कुल अलग थीं। जहाँ सौम्या पूरे परिवार को मिलाकर चलती, वहीं रागिनी सिर्फ अपना ही अपना भला चाहा करती थी। उसे किसी और के साथ क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि मेरे साथ जो भी हो बस वह सब अच्छा हो। वह पैसों की भी बहुत लालची थी। जब देखो तब राज से किसी न किसी चीज़ के लिए वह पैसे लेती ही रहा करती थी। साथ ही सौम्या को इन सब से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे अगर फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ इस बात से कि परिवार में सब लोग एक साथ प्यार से मिलजुल कर हंसी खुशी रहें। अगर किसी चीज़ को करने से परिवार में दरार आती है तो वह उस चीज़ को करना कभी भी नहीं चाहती थी। अब दुकान पर हिसाब किताब का काम फिर से विनोद ने संभाल लिया और रागिनी की दाल नहीं गली तो रागिनी ने राज को फिर से दूसरी कुछ पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उससे कहा कि आप एक ऐसा काम कीजिए, आपको अगर कोई और काम करने में इंटरेस्ट हो तो आप पापा से कहकर एक नया बिजनेस शुरू कर लीजिए। क्यों ना हम एक छोटा सा होटल खोलें जिसमें कमाई भी अच्छी होती रहेगी और आपको किसी के आगे 2 पैसे के लिए हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और उस होटल के मालिक आप खुद होंगे। राज को रागिनी की यह बात सही लगी और उसने लोकेश जी से कुछ पैसे देने को कहा। तो लोकेश जी ने उससे पूछा कि बेटा, आखिर मैं तुम्हें पैसे देने के लिए कब मना कर रहा हूँ? पैसे देने के लिए मैंने तो तुमसे मना किया ही नहीं, लेकिन जब अपना खुद का जमा जमाया काम है, जमा जमाया बिजनेस है, तो तुम वही क्यों नहीं करते? अरे दोनों भाई मिलकर इस दुकान को संभालो।
जैसे ही लोकेश जी ने इतनी बात कही तो राज गुस्से में बोला, पापा यह कहिए ना कि आपको पैसे नहीं देने हैं। दुनिया भर की बातें क्यों बना रहे हैं? जो बात कहनी है वह बात आप साफ साफ कहा करो ना। और आज राज की आवाज़ लोकेश जी से बात करते वक्त इतनी ऊंची थी कि पूरा घर इकट्ठा हो गया। जिस घर में हमेशा सुख शांति ही रही थी, आज उस घर में कलेश हो रहा था। जब विनोद ने देखा कि राज अपने पिता से इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो आकर विनोद ने उसे टोका, भैया कम से कम यह तो देख लीजिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। अरे वह हमारे पिताजी हैं, कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि आप उनसे इस तरीके से इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात कर रहे हैं। क्या छोटे बड़े सबका लिहाज भूल गए हैं आप? कि तभी राज बोला, तू तो चुप ही रहे, तुझे कभी किसी चीज़ को मांगने का मौका नहीं लगा ना। और तू तो उस दुकान का मालिक है, तुझे कोई दिक्कत भी होगी ही क्यों आखिर? पापा ने सारी की सारी चीज़ें जो तुझे दे रखी हैं, पैसे धेले सब कुछ तो इधर उधर का सब कुछ तुझे ही ध्यान रखना होता है ना। हमें तो अगर 10 रुपये भी चाहिए होंगे तो तुमसे मांग कर लेने पड़ते हैं, क्योंकि तुम तो उस दुकान के मालिक हो ना। भैया आप यह कैसी बेफालतू की बात कर रहे हैं, बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। विनोद ने कहा, दुकान तो हम दोनों की ही है और अभी दुकान किसी की भी नहीं है, अभी तो दुकान पापा की ही है ना। फिर आपने ऐसा सोचा भी कैसे? और यह हमारे घर में तेरा मेरा कब से होने लगा? तब उसका भाई राज बोला, बस बस रहने दे, ज़्यादा अच्छा बनने का ड्रामा मत कर। क्या मैं नहीं जानता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू तो हमेशा से यही चाहता था ना कि सब कुछ तेरा हो जाए। अब बस बहुत हो गया पापा, मेरे बस का और झेलना नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि हम दोनों का बंटवारा कर दीजिए। राज गुस्से में बस चिल्ला चिल्ला कर बोले ही जा रहा था। जब लोकेश जी ने राज के मुंह से यह सब बातें सुनी तो अचानक से यह सब देखकर उनकी तबीयत खराब होने लगी। अब विनोद ने गाड़ी निकाली जल्दी जल्दी और फिर अपने पिता लोकेश जी को अस्पताल ले जाया गया। जब वे लोग लोकेश जी को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर पता लगा कि लोकेश जी को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर बस उनको दवाई लगाकर आए ही थे कि अचानक से उनको 2 लगातार हार्ट अटैक पड़ गए। शायद उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके घर परिवार में इतनी लड़ाई हो रही थी और वो भी बंटवारे को लेकर, और हार्ट अटैक लगातार आने की वजह से अब उनका देहांत हो गया। अब वह घर जिसमें कल तक खुशियों का माहौल था आज पूरे तरीके से दुख में बदल गया था। हालांकि राज भी इस बात से दुखी हुआ, लेकिन रागिनी ने फिर से उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया कि इस चीज़ से भी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि अभी कुछ समय पहले ही उसके पिता का देहांत हुआ है। अब लोकेश जी का अंतिम संस्कार करने के बाद अभी 4-5 दिन ही बीते थे कि राज ने अपनी माँ से अपने बंटवारे के लिए कहना शुरू कर दिया और मधु जी ने भी तब आसानी से बंटवारा कर दिया। लेकिन उस बंटवारे से राज संतुष्ट नहीं था और उसने कोर्ट में इस बात का केस डाल दिया कि जो कल तक एक दूसरे की आंखों के तारे हुआ करते थे, आज वे दोनों भाई आपस में एक दूसरे के ही दुश्मन बन चुके थे। और उधर विनोद मधु देवी जी को भी अपने साथ रखने लगा। राज और उसकी पत्नी रागिनी अलग रहने लगे और सौम्या, विनोद और मधु जी अलग रहने लगे थे। दोनों ने अपने घर बहुत दूर दूर ले लिए थे। बस कभी कभार राज और रागिनी अपनी सास का हाल फ़ोन से ही जान लिया करते थे। बंटवारे के लिए कोर्ट में केस चलता रहा और समय यूं ही बीतता रहा और राज भी अब एक बेटे का पिता बन चुका था और उधर विनोद को भी एक बेटी हुई थी। सब कुछ पहले के जैसा ही चल रहा था कि फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ
कि दोनों भाइयों की वर्षों की दुश्मनी खत्म हो गई। दरअसल राज हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई दिखाई दी। राज ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज का क्या रेट है बेटा? तब लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी राज की पत्नी रागिनी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। तब राज बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने भी तरबूज है कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए का एक दे रही है बेचारी, तो 10 रुपए किलो हमें पड़ेगा। बाजार से तो तुम 20 रुपए किलो भी ले आती हो। तब राज की पत्नी रागिनी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपए का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। तब वह लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर ही लाती हूँ आंटी, आप मुझे 45 रुपए दे दो और एक तरबूज ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊँगी। तब राज की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। तब उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। राज की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण राज की पत्नी रागिनी अचानक कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो गाड़ी में, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान ना देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? तो लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में राज की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। राज चुपचाप बैठा उस लड़की की हरकतें देख रहा था। रागिनी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही राज और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। राज बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहाँ से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। राज भी गाड़ी से निकलकर वहाँ आ गया था। आते ही वह उससे बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब उस लड़की ने बड़ी मासूमियत से कहा, अंकल, मेरी माँ कहती है कि जब बात रिश्तों की हो तो नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था, मगर इतना बोलकर जब वह चुप हो गई तो राज बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? तो वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में तेज़ बुखार हुआ था। सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है अंकल। उससे 1 साल पहले मेरे पापा भी हमें ऐसे ही छोड़ करके गुज़र गए थे।
तब राज की पत्नी भी इमोशनल हो गई और बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। तब लड़की बोली, पैसे नहीं लूँगी आंटी। राज की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अभी अपनी नन्ही बेटी के लिए आज ही 3000 में खरीदी थी। लड़की को देते हुए वह बोली, तुमने गोलू को अपना भाई माना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तो तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने ज़बरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले रख ले, जब भी तू इन पाजेबों को पहनेगी तो तुझे हम सबकी याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर राज ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए वे चल पड़े। राज गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए इतने हथकंडे अपना रही थी, कुछ ही देर में इतनी बदल गई जो 3000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक राज को लड़की की एक बात याद आई कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। राज का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो उसने तुरंत ही अपने भाई को फ़ोन मिलाया और फ़ोन उठाते ही बोला, भैया मैं राज बोल रहा हूँ भाई। तब उसका भाई बोला कि फ़ोन क्यों किया है, ये बताओ। तो राज बोला, विनोद वो मेन मार्केट वाली दुकान तुम ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लॉट वो भी तुम ही ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके छोटे भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा भैया। तब राज बोला कि भाई आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर फिर से खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब विनोद बोला, रो रहे हो क्या भैया? तब उसका बड़ा भाई बोला कि इतने प्यार से अगर हम पहले बात करते तो सब कुछ ऐसे ही सुलझ जाता। अब तुम घर आ जाओ भैया, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा कर लेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो 1-1 इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। अब दोनों भाई अपनी माँ मधु जी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। रागिनी ने भी इस बात से बहुत कुछ सीखा। एक छोटी सी लड़की ने आज उसे इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया, उन दोनों को ही इतना बड़ा सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर बने रहें। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी तो लिख भेजें हमें दी हुई मेल आईडी पर, ताकि हम उसे दुनिया को बता सकें। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।